आप सभी का एक बार फिर से जेन क्लासेस द्वारा संचालित निशुल्क क्लास में स्वागत है। और एक बार फिर से हम लेकर आए हैं आपके लिए करंट अफेयर्स का एक नया टॉपिक। और आज का जो टॉपिक है ऐसा टॉपिक है जो अत्यधिक पॉपुलर है और हर साल किसी न किसी एग्जाम में इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो पटवारी का एग्जाम हो या फिर एसएससी का हो या आईएएस का एग्जाम हो। और इस टॉपिक का नाम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। रैंकिंग। हिंदी में कहेंगे इसको कारोबार सुगमता, कारोबार सुगमता रैंकिंग। ये क्या है इसको समझेंगे। जैसे आपको ये मार्कर पेन है, इसको बनाने के लिए फैक्ट्री लगानी है। आप बिजनेस करना चाहते हैं इसका कि मैं खुद ही फैक्ट्री लगाकर बनाऊं, तो आप फैक्ट्री स्थापित करना चाहते हैं। तो आप देखेंगे कि इंडिया में मैं कहां स्थापित करूं इसको, कौन से राज्य। भारत में कुल कितने 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं भाई, 36 है ना। तो 36 ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कहीं भी आप अपनी फैक्ट्री लगा सकते हैं। लेकिन आप विचार करेंगे कि कौन से राज्य में या कौन से केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा सुविधा है कारोबार करने की, सबसे ज्यादा इजी है वहां कारोबार करना। इसे ही कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसका अर्थ क्या हुआ? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का अर्थ क्या हुआ, या कारोबार सुगमता का मतलब क्या हुआ कि मैं फैक्ट्री लगाऊंगा इस पेन बनाने की, तो सबसे ज्यादा इजी कहां रहेगा कारोबार करना। इजी का मतलब कारोबार में कई चीजें आती हैं। कारोबार का मतलब क्या हुआ, आप जमीन लोगे, वहां जाके जमीन खरीदोगे किसी से, उसका रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे सरकार के यहाँ है। फिर आप बिजली का कनेक्शन भी लोगे, आप मजदूर भी रखोगे, और आप लोन भी लोगे बैंकों से, या वहां की जो राज्य सरकार है उसकी कोई फाइनेंस एजेंसी है, या आप जैसे टैक्स भी जमा कराओगे सरकार के यहाँ। तो वहां क्या प्रक्रिया है, वहां की पर्यावरण विभाग से आप परमिशन भी लेने जाओगे कि मैं फैक्ट्री लगा रहा हूँ, कृपया मुझे परमिशन प्रदान करें। पर्यावरण विभाग से लेनी होती है, स्वास्थ्य विभाग से भी लेनी होती है। तो ये सब जो प्रक्रियाएं हैं, इस तरह की परमिशन लेना सरकार से, तो ये जो प्रक्रिया है कहां सरल है, किस राज्य में बहुत इजी है। ये सब चीजें, ये सब काम बहुत आसानी से हो जाते हैं। इसे कहते हैं कार्य की, कारोबार की सुगमता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो अब इस आधार पर क्या है कि भारत के 28 ही राज्यों और 8 ही केंद्र शासित प्रदेशों में अलग अलग स्थिति है। यानी सब जगह कोई भी सरकारी काम कराने की प्रक्रिया एक समान नहीं है, या एक समान कठिन है, एक समान इजी नहीं है। अलग अलग जगह अलग अलग स्थिति है। किसी राज्य में बहुत आसान है बिजली का कनेक्शन लेना, आज फाइल जमा कराई और कल ही कनेक्शन मिल जाएगा। किसी राज्य में स्थिति ये है कि आज फाइल जमा कराई, 1 महीने तक नहीं मिला, आपका तो काम डिले हो गया, 20 चक्कर और लगवा दिए। एक राज्य ऐसा जहां चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। तो अंतर हो गया ना राज्यों में। तो इस आधार पर क्या होता है कि आप क्या करोगे, आप सिलेक्शन करोगे 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 36 में, कि कहां फैक्ट्री लगाना बहुत आसान रहेगा, बिजनेस करना बहुत इजी रहेगा। तो जो जहां सबसे ज्यादा इजी वहीं तो जाके लगाओगे आप फैक्ट्री। तो हर राज्य क्या है कि ये चाहता है कि उसके यहां आकर भारत का कोई भी बिजनेसमैन या विदेशी कोई बिजनेसमैन है, वो यहां आकर फैक्ट्री लगाए, यहां आकर बिजनेस करे। हर राज्य चाहता है ज्यादा से ज्यादा बिजनेसमैन मेरे राज्य में आए। तो उनमें एक प्रतिस्पर्धा पैदा करने के लिए, यानी उनको यहां प्रेरणा दी जा रही है कि आप यदि ज्यादा से ज्यादा बिजनेसमैन को आकर्षित करना चाहते हो अपने राज्य में, किसी फैक्ट्री लगेगी तो सरकार को भी इनकम होती है, टैक्स मिलता है संबंधित राज्य सरकार को। भाई आज रिफाइनरी बनी यहाँ राजस्थान में, तो राजस्थान सरकार को इनकम हो रही है, साल करोड़ों रुपए आ रहे हैं गवर्नमेंट के पास, टैक्स आ रहा है। अच्छा, लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। तो हर राज्य चाहेगा कि हमारे यहाँ रिफाइनरी लगा दो। नैनो कार बनाने की फैक्ट्री जब बंगाल में लगाना चाह रहे थे रतन टाटा,
तो बंगाल में वहां क्या हुआ कि वहां प्रक्रिया जमीन खरीदना ही बड़ा मुश्किल हो गया, इतना जटिल हो गया कि वहां आंदोलन शुरू हो गया। ममता बनर्जी उस वक्त विरोध में थी। ममता बनर्जी आज भी क्या है कि मजदूरों या यो माने कि जो समाज के का लोअर तबका है आर्थिक रूप से, जो गरीब लोग हैं, उनकी पार्टी मानी जाती है उनकी, तृणमूल कांग्रेस। अब इन्होंने क्या विरोध किया कि नहीं हम गरीबों की या किसानों की जमीनें नहीं लेने देंगे। तो फिर बाद में उस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जो अभी प्रधानमंत्री है, तो इन्होंने फोन किया रतन टाटा को, आप कहां हो, आप उलझे हो, आप यहाँ आओ, गुजरात में सारी फैसिलिटी दूंगा आपको जमीन खरीदने में कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ आए रतन टाटा, 1 महीने में तो जमीन खरीदने का और उनके नाम करने का सारे काम हो गया, जबकि वह साल भर से धक्के खा रहे थे। कहां पर? बंगाल में। तो भी उनको जमीन प्राप्त नहीं हुई। उनकी इच्छा बंगाल में फैक्ट्री लगाने की थी, क्योंकि भाई जमशेदजी टाटा ने जमशेदपुर पास ही पड़ता है, तो जमशेदपुर में पहले ये टाटा की गाड़ियां वहीं बनती है, तो उन्होंने सोचा भाई नैनो गाड़ी जो लखनऊ जो 1 लाख की कार आई थी उसकी वहीं लगा देते हैं, वहां कच्चा माल भी मिल जाता है, लोहेस वगैरह वो खाने पास में ही है। तो उनका उद्देश्य ये था। लेकिन जब वहां जमीन खरीदना ही मुश्किल हो गया, भाई जमीन तो चाहिए ना फैक्ट्री लगाने के लिए, तो मुश्किल हो गया। तो फिर वो क्या हुआ, कहां पर आए, वो गुजरात आए। गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा आप यहाँ आओ, मैं तुरंत आपको जमीन दिलवा दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी काम करने की, परमिशन हाथ दिला देंगे आपको कहीं चक्कर काटने की जरूरत नहीं, कहीं रिश्वत देने की जरूरत नहीं, कोई अधिकारी कर्मचारी सरकार का इंस्पेक्टर कोई आपको परेशान नहीं करेगा, कोई मंथली लेने नहीं आएगा। गुजरात के मुख्यमंत्री ने ये प्रस्ताव दिया रतन टाटा को, तो रतन टाटा ने फिर क्या किया, जो उनका प्लान था बंगाल में फैक्ट्री लगाने का, उसके बजाय उन्होंने यहाँ गुजरात में फैक्ट्री लगाई। और अब देखो फायदा किसको हुआ, गुजरात को ही हुआ ना। आज उसमें लगभग 5000 कर्मचारी मजदूर वगैरह काम करते हैं, तो वो गुजरात के ही ज्यादातर, तो जो टेक्निकली एडवांस लोग हैं वो बाहर से आए हैं, सीए वगैरह है, इंजीनियर है, तो वो देश में कहीं से भी आ सकते हैं, विदेश से भी आ सकते हैं। लेकिन जो ज्यादातर लोग हैं जो सामान्य प्रकृति का काम करते हैं, मजदूर टाइप के लोग, वो तो सारे गुजरात के ही हैं। तो गुजरात को हुआ ना फायदा। अच्छा, गुजरात की फिर सरकार को भी टैक्स मिल रहा है वहां से, तो हर राज्य चाहता है कि मेरे यहाँ फैक्ट्री लगे। तो अब इसके लिए सरकार, केंद्र सरकार ये चाहती है, भारत की जो भारत सरकार है वो ये चाहती है कि ये राज्य आपस में प्रतिस्पर्धा करें। प्रतिस्पर्धा किस बात की? लड़ाई झगड़ा करके नहीं, भाई चीना जब्ती करेगा, नहीं मेरे यहाँ, नहीं इनको तो मेरे यहाँ लगानी फैक्ट्री, आपके यहाँ नहीं लगा सकते, ऐसे नहीं। आप अपने यहाँ नियम कानूनों को इतना सरल बना दो। राज्य को क्या प्रेरणा दे रही है सरकार के? नियम कानूनों को इतना सरल बना दो कि हर आदमी, हर बिजनेसमैन आपके राज्य की तरफ आकर्षित हो, इससे प्रतिस्पर्धा पैदा हो देश में। जब प्रतिस्पर्धा पैदा होगी, वोट होगी, तो हर राज्य में नियम कानून बहुत सरल हो जाएंगे बिजनेसमैन लोगों के लिए, है ना। यानी बिजनेस करने के लिए बहुत आसान हो जाएगा हर राज्य। जब बिजनेस करने के लिए आसान हो जाएगा तो फिर विदेश से भी निवेशक आएंगे, विदेश से भी फैक्ट्री लगाने वाले आएंगे ना। मान लो सैमसंग आ रहा है दक्षिण कोरिया से कि मेरे को इंडिया में फैक्ट्री लगानी है मोबाइल बनाने की, तो वो देखेगा कि इंडिया में कौन से राज्य में व्यापार करना या बिजनेस करना आसान है, तो फिर वो उस राज्य को सेलेक्ट करेगा। तो इसके लिए भारत सरकार ने क्या किया कि भाई हर साल एक रैंकिंग जारी कर दो 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, इनकी एक रैंकिंग जारी की जाती है। उससे कहते हैं कारोबार सुगमता रैंकिंग, कि कौन से राज्य में कारोबार करना इस साल सबसे ज्यादा इजी है। हर साल वो चेंज होती जाती है लिस्ट। तो ये काम कौन करता है? मंत्रालय। कारोबार सुगमता रैंकिंग कौन जारी करता है या कौन जारी करता है? इसमें वाणिज्य मंत्रालय का नाम याद रखना है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है भारत सरकार की, पीयूष गोयल जो वहां के जो है मंत्री, वो जो है उसमें ये रैंकिंग जारी करती है हर साल। और इस साल अभी सितंबर में जारी हुई है ना, इस साल भी जारी हुई है। तो अब हर साल जारी होती है, तो हर साल एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि चलो बताओ इस रैंकिंग में इस साल किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया। तो यहां आपको याद रखना है जो 2019 की रैंकिंग है, मतलब
2020 में जो जारी हुई है, 2020 में जारी रैंकिंग, जारी सूची, इसमें देखो क्या क्या स्थिति आई है, इसमें कैसे क्या बना मामला। तो यहां जाएंगे, अब इसमें अपन जाएंगे, वैसे आप ये जाने थोड़ा कि यहां 2020 में तो जारी हुई 2019 की रैंकिंग, ऐसे आप इसे याद रखेंगे, 2019 की रैंकिंग, जो 2020 में जारी हुई, 2020 में जारी, इस रैंकिंग में पहला स्थान किसका है? प्रथम, द्वितीय और तृतीय, अंतिम, और एक फैक्ट याद रखना आपको, राजस्थान का कौन सा स्थान है? राजस्थान। तो यहां पहले स्थान पर है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। नंबर 2 पर है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बारे में फैक्ट ये है कि ये वैसे पिछली जो रैंकिंग जारी हुई थी उसमें 12वें स्थान पे था, इस साल ये दूसरे स्थान पे आ गया। ये योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री सरकार ने काफी अच्छा काम किया इस मामले में, बिजनेस के मामले में कानूनों को बहुत सरल किया, कई जो अनावश्यक कानून थे उनको समाप्त कर दिया, तो वहां बिजनेस करना सरल हो गया। तृतीय है तेलंगाना, और अंतिम में है त्रिपुरा, भारत का एक पूर्वी राज्य, और राजस्थान का स्थान है 8वां, 8वीं रैंक है राजस्थान की। क्या समझे आप? ये जो रैंकिंग जारी की सरकार ने, कौन जारी करता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार। इसने भी 2019 की रैंकिंग जारी की है 2020 में। तो 2020 में जो रैंकिंग जारी हुई है उसमें नंबर 1 पर आंध्र प्रदेश, यानी अब आप ये देखें, और आखिरी में है त्रिपुरा। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में व्यापार अगर करना है आपको तो 36 ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग यहां लिख देते हैं, 36 प्लस 28 राज्य प्लस 8 यूटीज, यूटीज का मतलब यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश, यानी कुल 36 की, है ना, इनकी रैंकिंग है ये। तो इसका मतलब क्या, अंतिम का मतलब क्या हुआ? 36वां स्थान इसका 36वां रैंक है, इसका तीसरा रैंक है। तो यहां जानेंगे आप, आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे, आखिरी में है त्रिपुरा। अब दोनों में फर्क क्या हुआ? इसका मतलब ये कि यहाँ बिजनेस करना बहुत सरल है, आप फैक्ट्री लगाओगे मार्कर पेन लगाने की, तो यहाँ बहुत आसान रहेगी फैक्ट्री, तुरंत तो आप जमीन खरीद लोगे, जमीन की रजिस्ट्री होने की प्रक्रिया बहुत सरल है। सुबह गए ऑफिस में और रजिस्ट्री कराई, बेचने वाले को बुलाया, आप गए, 2 गवाह आ गए, फोटो लग गया, आईडी लग गया, और रजिस्ट्री की शाम को, तो आपको रजिस्ट्री कॉपी मिल गई। दूसरे दिन सुबह ही जाके आपने लोन में बैंक में लगा दी, लो साहब मेरे नाम जमीन आ गई, मुझे लोन दो। सरकार के यहाँ अर्जी लगा दी पर्यावरण विभाग में कि चलो मेरे नाम की ये जमीन है, मैं फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ। आज तो जमीन का काम हुआ, सेकंड डे दूसरे काम शुरू हो गए। आंध्र प्रदेश में ऐसा होता, त्रिपुरा में क्या है, आज रजिस्ट्री कराने गए और कहा चलो आज साहब नहीं कल आना, कल भी गए नहीं, परसों आना, अभी साहब कहीं दौरे पे गए हैं, फुर्सत नहीं है। फिर गए, चलो परसों हो गई, फिर रजिस्ट्री दो, रजिस्ट्री 7 दिन बाद मिलेगी, गए 7 दिन बाद के नहीं अभी तक से साइन ही नहीं हुआ, साहब नहीं है यहाँ पे, दौरे पे हैं, टाइम नहीं मिला। समझ गए, सुविधा शुल्क दो। तो ये मैं यानी चक्करबाजी, चक्कर देना करना, तो वहां 10 दिन 15 दिन लग गए जमीन को खरीदने में, उसकी रजिस्ट्री कराने में। काम त्रिपुरा में और आंध्र प्रदेश में ये फर्क है। तो इजी कहां हुआ जमीन खरीदना? यहाँ आंध्र प्रदेश में। त्रिपुरा में सबसे हार्ड है जमीन खरीदना, यानी यहाँ बिजनेस करना है, जमीन खरीदना में तो बिजनेस करने का एक पार्ट है, तो यहाँ बिजनेस करना हार्ड हुआ, यहाँ इजी हुआ है। मान लो अब यहाँ पर्यावरण विभाग से अर्जी वो लेने गए परमिशन, तो यहाँ जाते ही सेकंड डे परमिशन दे दी, ऑनलाइन सिस्टम है, जाने की जरूरत नहीं, वही लैपटॉप पे घर बैठे ही बिजनेसमैन ने क्या किया, एप्लीकेशन लगा दी, रजिस्ट्री की कॉपी डाल दी उसमें,
और एप्लीकेशन डाल दी कि साहब मुझे पर्यावरण विभाग कृपया मेरे को परमिशन दे, मैं फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ। 7 दिन में परमिशन मिल गई। त्रिपुरा में लगाते हैं, ऑनलाइन सिस्टम नहीं, वहीं जाना पड़ता ऑफिस में। अगरतला है त्रिपुरा की राजधानी, चाहे कहीं भी फैक्ट्री लगाओ, अगरतला जाओ साहब, राजधानी में इसका मुख्यालय, बड़े साहब बैठते हैं, वो करेंगे। फिर बड़े साहब के पास गए तो छोटे साहब से मिलो, छोटे साहब के पास गए तो बाबू से मिलो, बाबू ने कहा अभी फुर्सत नहीं है, बच्चे की शादी में बिजी हूँ, 10 दिन छुट्टी पे चल रहा हूँ। इन्होंने लगा दिया 3 महीने, समझे। तो पर्यावरण विभाग से परमिशन लेना कहाँ इजी हुआ? यहाँ पर। बिजली का कनेक्शन लेने गए आंध्र प्रदेश में, आज फाइल लगाई, 3 दिन में बिजली का कनेक्शन हो गया। और यहां लेने गए तो पहली बात तो फाइल जमा ही नहीं की, 4 चक्कर लगवा दिए, ये कागज और लगाओ, ये कागज और लगाओ, और फाइल उस पे बिजली का कनेक्शन देने में 6 महीने लगा दिए। तो इजी हो गया ना, यहाँ आंध्र प्रदेश में इजी है, यहाँ हार्ड है, इसलिए यहाँ बिजनेस करना इजी है। निर्माण की परमिशन लेनी होती है, जैसे नगर पालिका से लेते हैं, नगर निगम से लेते हैं, तो निर्माण की परमिशन यहाँ इजी हाथों ही मिल जाता है, यहाँ बहुत हार्ड होती है। ये इस आधार पर सब में फर्क है, यानी यहाँ बहुत इजी है, इससे कम इजी यहाँ है, फिर इससे कम इजी यहाँ है, ऐसे रैंकिंग बनी हुई राज्यों की हर काम की। टैक्स जमा कराने का सिस्टम है, जैसे यहाँ टैक्स जमा कराना बहुत आसान है, कुछ ही 3, 4, 5 सूचनाएं मांगता है वहां का डिपार्टमेंट, सेंट टैक्स डिपार्टमेंट। तो और बाकी यहाँ पे क्या है, टैक्स जमा कराना ही बड़ा मुश्किल काम होता है। टैक्स इंस्पेक्टर जो कर निरीक्षक होते हैं, अधिकारी होते हैं, बार-बार फैक्ट्री पे आते परेशान करते हैं, यहाँ कोई परेशान नहीं करता, जा नहीं सकता फैक्ट्री के अंदर, सरकार ने नियम ऐसा बना रखा है, कोई अंदर जाके बिजनेसमैन को परेशान नहीं करेगा। तो ये बिजनेस करना यहाँ आसान होता है। यहाँ पुलिस वाले परेशान करते हैं, मंत्री ले रहे हैं, इनमें नहीं है। आंध्र प्रदेश में पुलिस वाले फैक्ट्री में जाएंगे नहीं, किसी को मंत्री देने की जरूरत नहीं। तो यहाँ बिजनेस करना आसान हुआ ना, इस आधार पर रैंकिंग जारी की जाती है कि कारोबार करना कितना आसान होता है। कानून व्यवस्था की स्थिति भी कैसी है आंध्र प्रदेश में, कैसी, यहाँ आतंकवादी परेशान कर रहे हैं, यहाँ कोई परेशान नहीं करता, आंध्र प्रदेश में कुछ भी नहीं है ऐसा। तो ये सब चीजें देखी जाती है इसमें रैंकिंग के समय। तो इस रैंकिंग में नंबर 1 पर आंध्र प्रदेश आपको याद रखना है एकदम, और आखिरी में त्रिपुरा, ये भी जरा याद रखना, राजस्थान का 8वां स्थान है इस पे ऊपर से। यानी 7 ऐसे राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश है भारत में जिनमें बिजनेस करना राजस्थान से ज्यादा इजी है, समझ गया। तो ये तो रैंकिंग जारी हुई। वैसे मैंने आपको सेकंड और थर्ड रैंक भी बताई है। कई बार क्या होता है, जैसे एग्जाम में आ जाए डीप अगर पूछे, वैसे आरएस में पूछा जाता है, इसमें पटवारी वगैरह में रिंग में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पूछ ले तो आपको ये भी ध्यान में रखना, उत्तर प्रदेश का 2रा, तेलंगाना का 3रा स्थान है। एक इसका जो एक नाम है, वो जब सरकार रिपोर्ट जारी करती है ना, वैसे तो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय जारी करता है ये रैंकिंग, इस बार भी जारी की जैसे मीडिया में, तो वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संबोधित कर रही थी, पीयूष गोयल भी थे उनके पास। तो वैसे क्या है, तय ये करता है वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, और जारी रिपोर्ट वो वित्त मंत्री भी कर देती है। तो इसको नाम क्या दिया जाता है जो जारी करते हैं? वैसे ही प्रचलन में एग्जाम में आपको यही आएगा, ज्यादातर आने की संभावना यही रहती है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा स्थान है, भारत में किस राज्य का स्थान सबसे ऊपर है, तो उसमें इस तरह क्वेश्चन आता है। लेकिन जैसे एक नाम ये भी है, इस नाम से जारी होती रिपोर्ट, राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना 2019 रैंकिंग, ऐसे जारी करते हैं, जैसे करती है ना, तो ऐसे भी लिखा होता है उसका, राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना 2019 रैंकिंग, ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है। उसमें भी राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना 2019 रैंकिंग में पहला स्थान किसका है, तो आपको याद रखना है। तो ये रिपोर्ट है इसकी, और इसको एकदम याद रखना है, बहुत अधिक संभावना है क्वेश्चन आने की, अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ये जो करंट अफेयर्स का बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है। आगे अभी चलेंगे अपन, इसी प्रकार की रैंकिंग एक विश्व स्तर पर भी जारी होती है, और विश्व स्तर पर जो जारी होती है वो कौन करता है, विश्व बैंक। जरा उसको बता देते हैं आपको। तो विश्व बैंक ने 2019 में जो रैंकिंग जारी की है, इसी नाम से होती है विश्व। वो लगभग कितने देशों की जारी करते हैं, ये तो जारी हुई थी 36 मतलब 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की, और ये जारी होती है कितने देशों की, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये होते हैं 190 देशों की।
है ना। अब कौन जारी करता है, जारी करता है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक जारी करता है इसको, हर साल जारी होती है भी, हर साल, प्रत्येक वर्ष, है ना। अब इसमें जाएंगे तो अभी 2019 की रिपोर्ट की रैंकिंग अभी 2020 की जारी होने वाली है, आप कुछ ही दिनों में पढ़ लेंगे। तो उसमें फर्स्ट स्थान जो आया है वो प्रथम न्यूजीलैंड। अब आपके जैसे पटवारी का एग्जाम उसमें नहीं पूछा जाएगा न्यूजीलैंड के बारे में, क्योंकि वहां जो सिलेबस में लिखा हुआ है समसामयिक राष्ट्रीय घटनाएं, तो ये अंतरराष्ट्रीय घटना है न्यूजीलैंड का मामला। तो लेकिन चूंकि भारत का भी संबंध है इससे, तो भारत का स्थान कौन सा ये याद रखना आपको, फर्स्ट न्यूजीलैंड, और भारत की बात करेंगे 63वां। वैसे नई रैंक आपका एग्जाम होगा तब तक नया आ जाएगा, तो मैं वैसे नया लिखा दूंगा आपको, अपडेट करा देंगे इसको, कौन सी रैंकिंग आती है अपनी अभी इस महीने ही हो सकती है जारी। तो ये 63वां स्थान है भारत का, और ये 63वां स्थान विश्व रैंकिंग में। वैसे आपको बता दें 2014 में तो भारत की रैंकिंग 142वीं थी, जब प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी, 142वां स्थान था विश्व रैंकिंग में। अब हमने क्या कि इन्होंने कारोबार करना बहुत आसान कर दिया सरकार ने, केंद्र सरकार ने बहुत अच्छा काम किया इस मामले में, इसलिए अभी देखो आप 63वें स्थान पे आ गए हैं। पहला स्थान न्यूजीलैंड का है, बहुत ईजी है वहां काम करना, वहां फैक्ट्री लगाना बहुत आसान है। उसके बाद सिंगापुर, अपने पड़ोस में ये सिंगापुर, हांगकांग, ये देश आते हैं। सेकंड स्थान पर सिंगापुर है, थर्ड पे हांगकांग है। चीन का वैसे 31वां स्थान है इसमें। तो ये है, जापान वगैरह ये भी काफी ऊपर है, इनमें भी आप बिजनेस करना बहुत इजी होता है। तो ये विश्व रैंकिंग है, भारत का 63वां स्थान है, इतना याद रखेंगे बस। बाकी न्यूजीलैंड के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा यहाँ इस एग्जाम में, तो आप इतना याद रख लेना, विश्व बैंक जारी करता है हर साल, और 63वां स्थान आया भारत का भी, जो लास्ट रिपोर्ट जारी हुई इसमें। अच्छा, अब इस विश्व रैंकिंग में अगर भारत का स्थान ऊपर नीचे होता तो उसका भारत की आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी उपयोगिता क्या है। देखो, अगर रैंकिंग में ऊपर होगा भारत, तो भारत में कई विदेशी कारोबारी आएंगे यहाँ बिजनेस करने के लिए, कई लोग आएंगे यहाँ फैक्ट्रियां लगाने। अभी जैसे आपको मालूम है कोरोना मामले को लेकर अमेरिका और जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो और चीन के बीच में शीत युद्ध चल रहा है, आमने सामने है, बस ये मानो कि सेनाएं नहीं लड़ रही, बाकी दोनों में वाक युद्ध चला हुआ है। तो यानी चीन और अमेरिका के संबंध खराब है, तो अमेरिका की जो कंपनी है कि यार अपने दोनों देशों के बीच में रिश्ते बिगड़ रहे हैं, हो सकता है ज्यादा बिगड़ जाए, तो ऐसा है कि अपनी जो फैक्ट्री चीन में लगी हुई है, जो अमेरिका के कई कारोबारी है जिनके कारखाने चीन में लगे हुए हैं, तो इसको हटाकर किसी दूसरे देश में चलते हैं, तो फिर रैंकिंग में देखा कहां चले, तो इंडिया भी अच्छा देश है, बड़ा देश है, बहुत पॉपुलेशन है वहां, बहुत बड़ा बाजार है, बहुत यूजर्स हैं, सामान भी खूब बिकेगा वहां, तो ऐसा करते हैं इंडिया चलते हैं। इंडिया क्यों आए, तो उन्होंने देखा 2014 में भारत की रैंकिंग 142वीं थी, वहां से इसने 63वीं कर ली रैंकिंग, यानी इसने इतना सुधार कर लिया अपने नियमों में, कानूनों में, प्रक्रियाओं में, वहां माहौल इतना अच्छा हो गया बिजनेस के लिए, तो इसलिए कंपनियां भारत आ रही है। आप देख रहे हो ना भी कि साहब कोरोना का फायदा भारत को हुआ सबसे ज्यादा विश्व में, बिजनेस के मामले में भी या उद्योग के मामले में भी, क्योंकि जो कंपनियां चीन में थी, विशेष रूप से अमेरिका की या कई यूरोपीय देशों की, वो अपना वहां से कारोबार समेटकर इंडिया आ रही है, कई खिलौने वाले आ रहे हैं इंडिया, तो वो ये आ रहे हैं इंडिया, वो इसलिए आ रहे हैं कि ये रैंकिंग में ऊपर आ रहा है इंडिया। अभी 6 साल पहले 142वीं रैंक, अभी 63वीं रैंक, इतना सुधार कर लिया, तो इसका मतलब आगे भविष्य में भी और होगा। अभी जैसे आपने देखा फेसबुक ने कुछ दिनों पहले भी रिलायंस जियो में हिस्सेदारी खरीदी, लगभग 10%, 9.9% शेयर खरीदे उसकी हिस्सेदारी खरीदी। अब फेसबुक तो उसका जो मालिक है मार्क जुकरबर्ग, आप सभी जानते हैं, बहुत बुद्धिमान आदमी है, उसने इतना बड़ा कारोबार खड़ा किया है अपने जीवन काल में, तो वो आदमी तो बहुत समझता है ना किस देश में करना चाहिए, बहुत विवेकपूर्ण तरीके से डिसीजन लिया उसने भारत में क्यों लगाया पैसा, उसको लगा, इतने साल तो नहीं लगाया, अब क्यों लगा रहा है, उसको लगा कि भारत की पोजीशन हर साल सुधरती जा रही है। इससे पहले 77वां रैंक था, पिछले साल 2018 में भारत था, वो सुधार के हमने 63वां कर दिया। तो इस रैंकिंग का इतना फायदा होता है, इसलिए फेसबुक ने इतना पैसा रिलायंस जियो में लगाया, उसे लगा कि भारत में इंटरनेट सेवाओं का कारोबार करने में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लेंगे, वहां इजी करना
बिजनेस करना इजी हो गया है। तो इसका फायदा ये, अगर नीचे जाओगे आप तो वो फिर विदेशी कंपनियां अपने यहाँ नहीं आएगी, किसी दूसरे देश में जाएगी जो ऊपर की रैंकिंग बनाने की